बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा 5th लेक्चर। आज हम स्टडी करेंगे सेंसर्स और इनमें हम देखेंगे ऑप्टिकल रोटरी इनकोडर, टैकोमीटर और प्रेशर एंड फोर्स सेंसर्स। तो ऑप्टिकल रोटरी इनकोडर जो है वो डिस्प्लेसमेंट को और एंगुलर मूवमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली ये होती है कि ये डिस्क है जो कि रोटेट कर रही होगी और एक मोटर के साथ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे आपका एक लाइट सोर्स है और एक फोटो सेल है। तो ये इस डिस्क में स्पेसेस हैं, तो जिस तरह से ये डिस्क रोटेट करेगी आपके पास इस लाइट सोर्स और फोटो सेल की वजह से पल्सेस आएंगी और उन पल्सेस की फ्रीक्वेंसीज आप मेजर कर सकते हैं इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ इस स्लाइड में एक्सप्लेन्ड है कि an optical rotary encoder produces angular position data directly in digital form, eliminating any need for the ADC converter. The concept is illustrated in figure, which shows a slotted disc attached to a shaft. A light source and photocell arrangement are mounted so that the slots pass the light beam as the disc rotates. The angle of the shaft is reduced from the output of the photocell. There are two types of optical rotary encoders: absolute encoder and incremental encoder. तो बेसिक इसका प्रिंसिपल यही है कि ये जो आपकी लाइट सोर्स है, फोटो सेल है, ये इस डिस्क की रोटेशन की वजह से पल्सेस जनरेट करेंगे और उन पल्सेस की वजह से आप इसकी रोटेशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर्स। ये बेसिकली एब्सोल्यूट ऑप्टिकल encoders use a glass disc marked off with a pattern of concentric tracks. A separate light beam is sent through each track to individual photosensor. Each photosensor contributes 1 bit to the output digital word. The encoder in figure outputs a 4-bit word with LSB coming from the outer track. The disk is divided into 16 sectors, so the resolution in this case is 360 degrees divided by 16 equal to 22.5 degrees. For better resolution, more tracks would be required. For example, 8 tracks providing 256 state yield 360 divided by 256 equal to 1.4 degree per state, and 10 tracks providing 1024 states yield 360 degree divided by 1024 equals to 1.35 degree per state. इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि ये आपको जो स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, ये अगर ये या तो ट्रांसपेरेंट होंगे या ब्लैक पेंट इनके हुआ होगा। तो जो ट्रांसपेरेंट है वो आपके जीरो को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 4 स्लॉट्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये है बन गया 0 0 0 0, 4 जीरो का बिट का वर्ड। इसमें से भी उसी तरह आप लाइट पास करेंगे और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ट्रैक आएगा चारों, तो ये 0 0 0 जनरेट करेगा। नेक्स्ट ट्रैक में हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो ट्रांसपेरेंट है और एक जो है वो ब्लैक पेंट से मार्क हो। तो ये ब्लैक पेंट से जो मार्क हुआ है वो 1 को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। तो ये बन गया 0 0 0 1। इसी तरह नेक्स्ट ट्रैक हो गया 0 0 1 0 और फिर 0 0 1 1, और इस तरह टोटल आपके पास अगर 4 बिट का ये ऑप्टिकल इनकोडर है तो वो टोटल 16 स्टेट्स बनाएगा, जो कि हैं फ्रॉम 0 to 15। इसमें अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक डिजिटल वर्ड है, इसकी जो रोटेशन है वो इक्वल होगी, क्योंकि इसकी 16 स्टेट्स हैं और टोटल जो सर्कुलर एंगल है वो 360 डिग्रीज। तो जो एक स्टेट है उसकी मूवमेंट इक्वल होगी 360, क्योंकि 16 स्टेट्स हैं, 16 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गई रेजोल्यूशन इसकी 22.5 डिग्री। यानी एक ये जो एंगल है या इस पॉइंट से लेके जहां पे मैंने लेजर पॉइंटर रखा हुआ है इस पॉइंट तक, जब तक नेक्स्ट स्टेट नहीं आती, दैट क्रॉसपॉन्ड्स टू 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम लेट सपोज कि एक स्लॉट यहाँ ज्यादा कर देते हैं और ये 5 स्लॉट्स बन जाते हैं, तो फिर उस केस में हमारे पास 2⁵ यानी 32, 360 को आप 32 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा एक जो वर्ड होगा उसकी मूवमेंट उस एंगल को क्रॉसपॉन्ड करेगी। यही चीज इधर भी बताई हुई है कि अगर आपके पास लेट सपोज 8 ट्रैक्स हैं तो आपके पास 360 इसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी और आप 360 को डिवाइड करेंगे 2⁸ दैट इज 256, और आपकी एक जो स्टेट होगी उसकी मूवमेंट क्रॉसपॉन्ड करेगी 1.4 डिग्री की रोटेशन। इसी तरह अगर आपके पास 10 ट्रैक्स हो जाएं तो वो क्रॉसपॉन्ड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 1024, दैट इज 0.35 डिग्रीज पर स्टेट। तो इस तरह जितनी स्टेट स्लॉट ज्यादा होंगी उतनी इसकी रेजोल्यूशन अच्छी से अच्छी होती चलेगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था ऑफ ऑपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑप्टिकल इनकोडर। इसको रोटेट करके आप एक डिजिटल वर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टैकोमीटर या एंगुलर वेलोसिटी सेंसर्स। टैकोमीटर में इस तरह आपके पास ये एक जनरेटर होगा जो कि रोटेट करेगा, जो अगर आप किसी चीज़ से उसको कनेक्ट करेंगे, और ये जो है जितना उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगी या उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास वोल्टेज जनरेट करेगा। ये बताया हुआ है यहाँ पे कि वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर और वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द टैकोमीटर। जितना ये ज़्यादा इसका आरपीएम होगा उतनी हायर डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा।
इस ग्राफ में भी हम यही देख रहे हैं कि जिस तरह ये जो स्पीड या आरपीएम है ये 0 है, फिर 2000 है, फिर 4000 है, फिर 6000 है, इसी तरह डीसी वोल्टेज जो है इसकी लीनियरली बढ़ रही है इसके साथ। 2000 के केस में ये थी अराउंड 6 वोल्ट, 4000 के केस में थी अराउंड 12-13 वोल्ट्स, और 6000 आरपीएम जब इसको हो गया तो ये आउटपुट पे आपके 18 वोल्ट जनरेट कर। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 वोल्ट्स जो इसका जो जनरेट कर रहा है ये 6000 आरपीएम पे, तो 18 को अगर हम 6000 से डिवाइड कर दें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, दैट विल बी 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6000 आरपीएम, दैट विल बी 18 वोल्ट पर 6000 आरपीएम। ये एक एग्जांपल बताई हुई है टैकोमीटर की मेजरमेंट की। एक हमारे पास मोटर है जो कि रोटेट कर रही है 1000 आरपीएम के साथ, आगे एक गियर ट्रेन लगा के हम किसी शार्प ड्रिल वगैरह को मूव कर रहे हैं, और ये गियर का रेशियो है 100:1, यानी अगर इसकी मोटर की स्पीड है 1000 आरपीएम तो वो 100 टाइम्स लेस आगे उस आउटपुट शाफ्ट की मूवमेंट होगी, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 100, और उसकी मूवमेंट है 10 आरपीएम के साथ। अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि 1000 आरपीएम पे हम कैलकुलेट करेंगे कि टैकोमीटर कितनी वोल्टेज जनरेट करता है। तो उसके लिए हम सिंपली करेंगे, यहाँ से हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था 18 डिवाइडेड बाय 6000। अब हम 18 डिवाइडेड बाय 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टैकोमीटर की वोल्टेज आ जाएगी। अब 18 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो जो 1000 होगा ऊपर वो 3 जीरोस को 6 के कैंसिल कर देगा और खुद भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, और जब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी 3 वोल्ट। तो ये हमें पता चला कि अगर 1000 आरपीएम की रोटेशन आ रही है और उसको आप टैकोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी 3 वोल्ट। फिर आगे आप एडीसी लगा के उस आउटपुट को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है टैकोमीटर। अब हम देखते हैं टूथ टैकोमीटर। टूथ टैकोमीटर का बेसिकली ये ऑपरेशन है कि आपके पास इस तरह आपका फेरोमैग्नेटिक गियर है और उसके पास आपने एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो जिस तरह ये रोटेट करेगा तो उसकी वजह से रिलेक्टेंस चेंज होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेट का, और वो एक वोल्टेज जनरेट करेगा। तो इस तरह आप इस रोटेशन को कन्वर्ट कर देते हैं एक वोल्टेज चेन। ये क्वाइल एंड परमानेंट मैग्नेट है और आउटपुट पल्स चेन टू बी काउंटेड। तो जिस तरह ये रोटेशन वेरी करेगी उसी तरह आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी, और यही बेसिक प्रिंसिपल है टूथ टैकोमीटर का कि रोटेशन को या डिस्प्लेसमेंट को वो एक वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट करता है जो कि एक मैग्नेट की वजह से जनरेट होता है। एक और टाइप ऑफ सेंसर है हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि ये आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है जिसे आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से एक करंट गुजरेगा। ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनसे आप वोल्टेज मेजर करें। इनिशियली ये होगा, लेट सपोज कि यहाँ पे ऊपर कोई मैग्नेट नहीं है तो जो करंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी दोनों डायरेक्शन में, और ये जो ब्लैक टर्मिनल्स हैं इन पे कोई वोल्टेज नहीं जनरेट होगा। अब अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं और उसको करीब लेके आते हैं इस प्लेट के, तो होगा ये कि उस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेंगे और दूसरी डायरेक्शन में कम मूव करेंगे। उस वजह से ये हो रहा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए। तो इस मैग्नेट को करीब लाने की वजह से अब ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इन पे एक वोल्टेज जनरेट हो। तो इस तरह इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है हॉल इफेक्ट सेंसर। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस मैग्नेट को एक ही जगह पे रखें और इस प्लेट के नीचे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मूव करें, तो उसकी वजह से भी इसके मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो, और ये वोल्टेज मेजर करके हम उस चीज़ की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और यही बेसिक प्रिंसिपल है हॉल इफेक्ट सेंसर। ये यूज इसलिए होता है कि it is used to time the speed of wheels and shafts such as internal combustion engine, ignition timing tachometers and anti-locking braking system. Also used in brushless DC electric motors to detect the position of the permanent magnet. अब हम देखते हैं measurement of pressure and force. Objectives हमारे हैं note different methods for pressure measurement using elastic transducer, learn the construction and principle of operation of a Gordon 2 pressure gauge, define gauge factor of a strain gauge, different strain gauge materials and their gauge factors, working of an unbalanced grid with 4 strain gauges to obtain maximum sensitivity and perfect temperature compensation, no methods for force measurement with strain.
सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए आप इलास्टिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, जिनमें होते हैं आपके डायफ्राम्स, बेलोज और बोर्डन ट्यूब्स। तो ये बेसिकली हम 3 टाइप के प्रेशर सेंसर्स देखेंगे, डायफ्राम्स, बेलो और बोर्डन ट्यूब्स। इनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम देखेंगे। मेनली यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट, ये तीनों चीजें हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। डायफ्राम्स हमारे पास 3 किस्म के हो सकते हैं। एक हो सकता है थिन प्लेट, दूसरा हो सकता है मेम्ब्रेन और तीसरा हो सकता है कोरुगेटेड डायफ्राम। तो इसमें बेसिकली जो आपके ये जो थिन प्लेट है ये सबसे ज़्यादा लीनियर है, जो मेम्ब्रेन है वो उससे कम लीनियर है और जो कोरुगेटेड मटेरियल है वो उससे कम लीनियर है। लेकिन सेंसिटिविटी में ये जो कोरुगेटेड मटेरियल है ये सबसे आपके पास सेंसिटिव ज़्यादा है। थिन प्लेट में आपके पास इस तरह एक मटेरियल है इनक्लोज, जिसके जो अगर इस पर प्रेशर आ रहा है तो ये थिन प्लेट डिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से आप प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। मेम्ब्रेन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये अगर प्रेशर इस पर अप्लाई होगा तो मेम्ब्रेन मूव करेगा और उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से आप प्रेशर मेजर करेंगे। और ये जो कोरुगेटेड मटेरियल है ये इस थिन प्लेट के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ये हमें प्रेशर मेजरमेंट द डायफ्राम की मेन एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास एक थिन प्लेट है और इस तरह उसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है तो आपके पास डिफ्लेक्शन होगी, और द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई नॉट जो रिलेटेड है वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है प्रेशर पी के साथ। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं और पी और वाई नॉट के में एक लीनियर रिलेशनशिप है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्रेशर अप्लाई होगा ये डिफ्लेक्शन होगी और दैट डिफ्लेक्शन इज लीनियरली रिलेटेड टू प्रेशर, और यही बेसिक प्रिंसिपल है डायफ्राम के प्रेशर मेजरमेंट का। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ डायफ्राम इट डिफ्लेट्स एंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। जो मेम्ब्रेन है उसके केस में आपके पास भी प्रेशर जो है वो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यूब आ गया इसलिए अब ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। थिन प्लेट के केस में आपके पास प्रेशर और डिफ्लेक्शन का लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन मेम्ब्रेन के केस में आपके पास ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं रहता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है डायफ्राम का कि एक प्रेशर अप्लाई होता है, उससे डिफ्लेक्शन होती है और उसके थ्रू फिर आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इस तरह की इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की हम आईसीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि एक एक्सेलरोमीटर है, उसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। आपके पास एक्सेलरोमीटर में एक इस तरह मास है, आपके पास दोनों एंड्स पे स्प्रिंग लगे हुए हैं और आपके पास ये 2 प्लेट्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं। अब अगर आप इस एक्सेलरोमीटर को जिस डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो इनर्शिया की वजह से ये जो प्लेट है ये मूव करेगी और आपके जो स्प्रिंग्स हैं उनमें इस तरह से बेंड आ जाएगी। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि चूंकि इस केस में आपके पास इस सेंट्रल 3 प्लेट्स हैं, सेंट्रल प्लेट और जो ये आउटर प्लेट्स हैं उनके दरमियान फिक्स डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान सेम डिस्टेंस था। लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से अब क्या हुआ है कि आपके पास ये डिस्टेंस चेंज हो गया, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है, इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ये जो है इसकी जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और ये कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। इन दोनों कैपेसिटेंस चेंजेस को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह फिर हम जो अप्लाइड एक्सेलरेशन है उसको उस वोल्टेज के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसकी मेम्स की एक एप्लीकेशन दिखाई हुई है यहाँ पे कि टू ट्रैक बर्ड्स अ मेम्स बेस्ड सिस्टम हाउसेज अ सोलर पावर्ड जीपीएस टैग विद rechargeable batteries, a tri-axial accelerometer, two-way data communication to a ground station network, and automated data processing and visualization. एक चीज़ हमने देखनी थी वो ये है कि हम जो आपकी डायाफ्राम्स हैं उनमें जो प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रेशर कुछ टाइम के साथ चेंज हो, कभी प्रेशर ज़्यादा हो, कभी कम हो, फिर ज़्यादा हो, फिर कम हो, या चेंज होता है। तो उस प्रेशर की एक फ्रीक्वेंसी होगी। हमने डायाफ्राम में इंश्योर ये करना होता है कि द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेशर टू बी मेजर्ड मस्ट बी लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायाफ्राम। ये एक फॉर्मूला आपको बता रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी डायाफ्राम की क्या होती है। इसमें MEQ is equivalent mass और K is the elastic constant of the diaphragm। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब डायफ्राम यूज करें तो उसमें उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसको प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो उसकी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायफ्राम से कम होनी चाहिए। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। अब हम देखते हैं बेलोस। बेलोज में बेसिकली इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि इस तरह आपके पास एक ओपन एंड है बेलो है और एक जिस तरह बैलून होता है उस तरह के बेलो है आपके पास। Bellows are made with a number of convolutions from a soft material and one end of it is fixed.
ये जो एंड है बेलो का, ये जिसमें से जिस चीज का प्रेशर मेकर एंटर होगा तो वो फिक्स्ड है. Wherein air can go through a port, the other end of the bellow is free to move. एक एंड इसका ये वाला फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे इस तरह कॉन्वोल्यूशन, इसमें यहाँ साइड पे कॉन्वोल्यूशन है और दूसरा एंड एक इस तरह स्प्रिंग के साथ अटैच. अब होगा ये कि अगर जिस तरह इसमें एयर अंदर जाएगी तो ये बैलून की तरह एक्सपैंड होगा. ये एंड चूंकि फिक्स्ड है तो ये एंड मूव करेगा और स्प्रिंग को कंट्रैक्ट करेगा. So the displacement of the free end increases with the number of convolution used. Number of convolution varies between 5 to 20. Often an external spring is used opposing the movement of the bellows. As a result, a linear relationship can be obtained from the equation PA equals to Kx, where A is the area of the bellow, K is the spring constant, and X is the displacement of the bellow. Bellows are generally made of phosphor, bronze, brass, beryllium, copper, and stainless steel. तो जिस तरह ये एयर इसमें एंटर होगी, एक्सपैंड करेगा और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. इस डिस्प्लेसमेंट को एक वाट मीटर से लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है. तो ये बेसिकली इस प्रेशर की मेजरमेंट के तौर पे यूज हो सकता है. तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था बेलोज का. दूसरे टाइप का प्रेशर सेंसर है बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस. Bourdon tube pressure gauges were first developed by E. Bourdon in 1849 and are extensively used for local indication of pressure. Bourdon tube basically consists of a C-shaped hollow tube whose one end is fixed and connected to the pressure tapping and the other end is free to move. The cross section of the tube is elliptical. When pressure is applied, the elliptical tube tries to acquire a circular cross section. As a result, stress is developed and the tube tries to straighten up. तो ये जो मैंने चीज़ बताई इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो ये है कि इस तरह आपके पास एक ट्यूब है, यहाँ से आपका प्रेशर अप्लाई होगा तो बेसिकली ये ट्यूब जो है ये वाला एंड फिक्स्ड है जिस पे ये लेजर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. ये वाला एंड जो है सेकंड एंड ये मूवेबल है, फ्री एंड ऑफ द ट्यूब. तो जिस तरह यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो अदर एंड है वो मूव करेगा, जिसकी वजह से आपके डिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म डिफ्लेक्ट हो मैकेनिज्म होगा. इस मूवमेंट को आप डायरेक्टली अगर एक पॉइंटर से कनेक्ट करते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है. डिफ्लेक्शन जो है वो आपको प्रेशर डिफ्लेक्शन जो है उसको आप प्रेशर मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है कि एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड मूवेबल है. जिस तरह प्रेशर इस एंड पे बढ़ेगा दूसरा एंड मूव करेगा, उस मूवमेंट को एक पॉइंटर के साथ लगा के मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर. यही ऑपरेशन मैंने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बताया वो यहाँ पे बताया कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिकल ट्यूब ट्राइज टू एक्वायर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. एज अ रिजल्ट स्ट्रेस इज डेवलप्ड एंड द ट्यूब ट्राइज टू स्ट्रेटन अप. Thus the free end of the tube moves up depending on magnitude of pressure. A deflecting and indicating mechanism is attached to the free end that rotates the pointer. For a 2-inch overall diameter of the tube, the useful travel of the free end is approximately 1/8 inches. Though the seed tube are most common, other shapes of tubes as helical, twisted or spiral tubes are also in use. एक और तरीका जो है प्रेशर मेजरमेंट का वो ये है कि आपके पास इस तरह से दो प्लेट्स हों और ये जिस तरह ऊपर वाले एरोज बता रहे हैं कि अगर ऊपर वाली प्लेट पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ये बेंड होगी. इनको आप एक जो दोनों जो प्लेट्स हैं ये एज अ कैपेसिटर ऐड कर रही हैं. जब ये प्लेट बेंड होगी तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा. तो अगर डिस्टेंस चेंज होगा कम होगा तो ये कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगी और इस कैपेसिटेंस को आप एक वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये देख सकते हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई हुआ. तो ये भी एक तरीका है प्रेशर मेजरमेंट करने का कि आप दो प्लेट्स लें, एक प्रेशर अप्लाई हो उसकी उसमें बेंड आए और उस बेंड से कैपेसिटेंस चेंज हो और कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से वोल्टेज चेंज हो और उस वोल्टेज को आप मेजर करके ये पता कर सकते हैं कि प्रेशर कितना. अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स. तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए आपके पास लोड सेल्स होते हैं और प्रूविंग रिंग्स होते हैं. These are two common methods for force measurement using strain gauges. तो हम देखते हैं प्रूविंग. तो ये आपके पास प्रूविंग रिंग्स हैं. इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि ये बेसिकली इस तरह सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, तीनों इस तरह की फॉर्म में हो सकती हैं. इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि जब इस पे दोनों एंड से प्रेशर अप्लाई होता है तो ये सर्कुलर से इलेप्टिकल फॉर्म में चली जाती है. इलेप्टिकल होने से ये होता है कि जो इसका आउटर एंड है वो उसका वो एक्सपैंड करेगा और जो इनर एंड है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ अंदर कम हो जाएगी और इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी. इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अगर लेट्स सपोज इसको हम किसी स्ट्रेन गेज से कनेक्ट करते हैं
ये जिस तरह बताया हुआ है, तो स्ट्रेन गेज की लेंथ चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी और उस रेजिस्टेंस को हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा, उससे व्हीटस्टोन ब्रिज की रेजिस्टेंस चेंज करके वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा ये कि प्रेशर जो है वो एक वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर सेंस होगा और वोल्टेज में चेंज आएगा। तो इस तरह से हम प्रूविंग रिंग को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेन गेजेस वो हम देखते हैं। ये बेसिकली आपको स्लाइड बता रही है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। बेसिकली स्ट्रेन गेज का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये है कि आप उसकी लेंथ को चेंज करते हैं, लेंथ चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है और उस रेजिस्टेंस चेंज को फिर आप यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के। तो ये यहाँ बताया हुआ है कि अगर ये इस पर जो आपका स्ट्रेन गेज है, ये जो गिवन है, इसमें अगर कंप्रेशन होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और अगर टेंशन होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। यानी अगर ये स्ट्रेन गेज एक्सपैंड होगा दैट इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस और अगर ये कंप्रेस होगा तो दैट रिड्यूसेज इट्स रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली आप इस तरह एक पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि अगर ये अंडर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन लोअर्स रेजिस्टेंस, तो इसकी जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर ये अंडर टेंशन होगा तो टेंशन रेजेस दी रेजिस्टेंस और ये इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह आप रेजिस्टेंस चेंज से सेंसिंग कर सकते हैं और इस रेजिस्टेंस चेंज को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज चेंज वगैरह में, और फिर आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें बताया हुआ है कि डायफ्राम के साथ आप स्ट्रेन गेज कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है।